नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ कॉरिडोर्स और आज हम हुमायूं टॉम पे हैं। मुगलिया सल्तनत, उससे जुड़े सवाल, उससे जुड़े बवाल और उन सब के बीच आप देखेंगे कि कई सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जहाँ से इतिहास लिखा जाता है, जहाँ से इतिहास समझा जाता है, जहाँ से इतिहास गढ़ा जाता है, उन जगहों पर हम कम जाते हैं। और इनके जो और अलग अलग ठेकेदार हैं, जो अलग अलग अपने आप को दावेदार मानते हैं, जो अपनी अपनी व्याख्याएं करते हैं, उन लोगों से हम ज़्यादा बातें करते हैं और इस तरह से कई सारा कन्फ्यूज़न जो है वो बनता है। और जब आप किसी चीज़ को आधा अधूरा जानते हैं तो कई बार जो चीज़ें कंट्रोवर्सी में नहीं होती हैं उनको भी आप कंट्रोवर्सी बना देते हैं। कई सारी ऐसे हंगामे शुरू हो जाते हैं। तो राजनीति अपनी जगह है, संस्कृति अपनी जगह है, इतिहास अपनी जगह है। और आज हमारे साथ दयाल सिंह कॉलेज के प्रोफेसर मिश्रा सर हैं और उनके साथ हम पूरी चीज़ें समझेंगे। डॉक्टर हेमंत कुमार मिश्रा दयाल सिंह कॉलेज में लंबे समय तक रहे और उन्होंने इतिहास को पढ़ा, मध्यकालीन इतिहास पर उनकी खास पकड़ है। और ये जो पूरा विवाद चल रहा है देश में, उनसे हम समझेंगे। हमारे साथ वक्ता हैं और मैं और वक्ता कुछ सवाल लेकर आए हैं। सर, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम मुगलिया सल्तनत को देखते हैं तो ये जो तमाम विवाद चल रहे हैं उसके बीच आप कहाँ से शुरुआत करना चाहेंगे बातचीत? नहीं, जो आज की जो समस्या नज़र आ रही है वो ये है कि इतिहास बोध, इसको अगर कहें तो हिस्टोरिकल सेंस, और बिना इतिहास बोध के आपको इतिहास समझना काफ़ी मुश्किल पड़ जाता है। जो आप पॉपुलर नैरेटिव्स क्रिएट करते हैं, अगर आप उससे कुछ राजनीतिक फ़ायदा लेना चाहते हैं तब तो उसका एक अपना तरीका है, उसमें पिक एंड चूज़ की चीज़ें चलाई जाती हैं और चेरी पिकिंग विच यू कॉल इट, कि आपको जो बेहतर लगता है वो आप वहाँ से उठा लेते हैं और उसको अपने ढंग से गढ़ देते हैं। लेकिन इतिहास जो जानने का तरीका होता है उसमें उस काल में आपको जाना है, उस समय पर राजा या जो भी चीज़ें थी, उस समय की परिस्थितियाँ क्या थीं, उन सारी परिस्थितियों को बगैर जाने आप कभी भी ये कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि वो चीज़ें कैसे हो रही थी। साथ ही साथ जो इतिहासकारों के बीच था वो पहले भी डिबेट होते थे, ऐसा नहीं कि डिबेट नहीं रहा। हमारे यहाँ बहुत सारे स्कूल्स रहे हैं, स्कूल्स ऑफ थॉट रहे हैं, चाहे वो नेशनलिस्ट स्कूल थे, मार्क्सिस्ट स्कूल थे, लिबरल स्कूल थे, डिफरेंट स्कूल थे, उनके अपने डिबेट चलते थे और उसमें चीज़ों को सॉर्ट आउट किया। लेकिन उसका आधार सोर्स होता था, उसका आधार होता था कि वो समय के क्या मेन सोर्स हैं, उस सोर्स को लेकर उस पर बातें होती थी और वहाँ से चीज़ों को कंक्लूड किया जाता था। आज सोर्सेज नगण्य हो गए हैं। आज अगर आपको गेन करना है तो कोई भी चीज़ें आप मार्केट में फ्लोट कर देते हैं और उस पर विवाद खड़ा हो जाता है। और एक तरह से अगर देखा जाए तो आज जो इतिहास के जानकार बने बैठे हैं वो पॉलिटिकल पर्सन्स हो गए हैं एंड द हिस्टोरियंस हैव बिकम इररिलेवेंट, दे हैव टेकन ओवर द हिस्ट्री। इतिहास को राजनीतिक लोगों ने टेक ओवर कर लिया है और इतिहासकार इररिलेवेंट हो गए। आप चले जाइए मार्केट में, जब भी किसी से बात कीजिए तो जो व्हाट्सएप पर लिखे होते हैं उसी को वो सत्य मानते हैं, जबकि वो सत्य है नहीं। तो ये एक विवाद का विषय है और इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए ये सच में एक चुनौतीपूर्ण एक चुनौती है। मैं हमारे साथी अंगद से कहूँगा कि हम थोड़ा टहलते हुए चलें। हम जिस जगह पे हैं वो हुमायूं का मकबरा है। ये चारदीवारी आपको दिखाई देगी जो हमारे साथी कैमरामैन दिखाएंगे और इन दीवारों के इर्द गिर्द घूमते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो विवाद है, अब बाबर के नाम पर कुछ लोग अपनी अलग अलग दुकान चला रहे हैं, उसके विरोध की भी अपनी दुकानें हैं, समर्थन की भी अपनी दुकानें हैं। अब बाबर को लेकर राणा सांगा का एक नया विवाद शुरू हो गया, उसमें करणी सेना एक पार्टी बन गई। तो ये जो करणी सेना या कुछ राजनीतिक संगठन ये इतिहास तय करेंगे। आप ये बताइए कि मुगलिया सल्तनत में बाबर की एंट्री कैसे हुई? जहाँ तक बाबर का प्रश्न है, सबसे पहले तो मैं बता दूं जो प्रश्न आपने खड़ा किया है वो ये है कि उसका इंटरवेंशन या उसे इनवाइट किया गया, जो आजकल चल रहा है और ये एक विवाद बन चुका है। प्रश्न ये उठता है कि इतिहास में बाबर की जो स्थिति थी, जब वो फरगना और समरकंद ये सारी चीज़ लूज़ करके वो काबुल की स्थिति में आता है, तो उस समय भारत की स्थिति क्या थी? भारत की स्थिति ये थी कि यहाँ पर इब्राहिम लोदी शासन कर रहे थे
और इब्राहिम लोदी सेंट्रलाइजेशन की स्थिति में जब देश को लाना चाह रहे थे तो उनका विरोध हो रहा था, और उस विरोध में उनके ही चाचा खड़े थे। एक तरफ दौलत खां, एक तरफ आपको कन्नौज के अकाल खान दूसरे थे, वो खड़े थे। और उन लोगों ने इनवाइट किया, ये बजाबते लिखा हुआ है उस समय के सोर्सेज में, कि उन्होंने उनको आमंत्रित किया कि आप आइए और यहाँ पर इब्राहिम लोदी से आप उनको कमज़ोर कीजिए या उनको हराइए, क्योंकि उनको अपना शासन लेना था। अब प्रश्न उठता है राणा सांगा का। राणा सांगा की भी चीज़ें क्लियर है। अगर आप सतीश चंद्रा को पढ़ते हैं तो सतीश चंद्रा लिखते हैं कि प्रोबेबली, एक जगह प्रोबेबल शब्द का यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ वो दूसरे जगह ये भी कहते हैं कि राणा सांगा ने उनको एक तरह का निमंत्रण दिया था। लेकिन अगर उस विवाद को आप ख़त्म कर दें और सीधे आप चले जाएं बाबरनामा में, जो बाबर का खुद लिखा हुआ था, और बाबरनामा में बाबर ये साफ साफ कहता है कि हमें एक प्रॉमिस किया राणा सांगा ने, और ये भी कहा कि तुम जो है वो दिल्ली के तरफ से अटैक करो, मैं आगरा के तरफ से अटैक करूंगा। ये साफ क्लियर है। अब इसको आप आमंत्रण कहें, इसको आप बुलाएं कि भाई उनको बुलाया गया नहीं बुलाया, इससे क्रिस्टल क्लियर है कि जब वो कह रहे हैं कि आपका एंट्री दिल्ली के तरफ से होगा और मेरी एंट्री आगरा के तरफ से होगी और हम लोग इब्राहिम लोदी को हराएंगे, तो ये प्रश्न उठता है कि हाँ, फिर ये था कि उनके बीच बात हुई, उनके साथ एक तरह का कम्युनिकेशन हुआ। लेकिन मुद्दा यहाँ ये नहीं है। मुद्दा यहाँ सबसे बड़ा है कि जब आपकी बाउंड्री तय नहीं थी, जब आपका पूरा बाउंड्री पोरस था, जब आपकी पूरी बाउंड्री फ्लूडिटी थी, देयर वाज नो नेशन स्टेट, देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन, उस समय में कौन बाहर का है और कौन भीतर का है वो आप कैसे तय करेंगे? कभी पंजाब आपके हाथ से निकल जाता था, कभी आप अफगानिस्तान के क्षेत्र निकल जाते थे, फिर आपके क्षेत्र में आ जाते थे। तो पहले तो आपकी बाउंड्री ही तय नहीं थी। तो ये जो डिबेट है कि मैं अंदर का था और वो बाहर के थे, इसका तो एक ही आधार था और वो था धर्म। आपकी संस्कृति एक अपना धर्म था, उनका एक अपना धर्म था। उस धर्म पर अगर आप विवाद खड़ा करते हैं तो दूसरी बात है। अदरवाइज उस समय कोई बाउंड्री नहीं था। और ये भी तय है कि कहीं न कहीं राणा सांगा का कम्युनिकेशन हुआ था और वो चाहते थे कि अगर इब्राहिम लोदी कमज़ोर हो जाता है तो सत्ता पूरी तरह से उनके हाथ में। ये देखिए, ये जो हुमायूं का मकबरा का इलाका है, ये इसमें कुछ टूरिस्ट बसें आपको दिखाई दे रही होंगी। लोग आते हैं देखने के लिए, इतिहास को समझने के लिए। और अंगद से मैं कहूँगा कि आप एक बार कैमरा पैन करके उन खिड़कियों को दिखाएं जो ये देख रही हैं इस इतिहास को। और उसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम इन एक कल्चरल, जिस बात की आपने की रिलीजियन डिबेट, उसको ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। और फिर कास्ट आइडेंटिटी, राजपूतों की आइडेंटिटी, मुगलों के साथ राजपूतों के रिश्ते, इन सब को लेकर जो वक्ता का एक सवाल है, वक्ता करणी सेना की एंट्री हुई है, उसके बाद जो हंगामा हुआ है उस पर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जिस तरह से देखिए सर हंगामा हो रहा है, लगातार इसको लेकर डिबेट की जा रही है। करणी सेना इस बात को आप देख ही रहे होंगे कि इस डिबेट में सबसे ज़्यादा अब नागपुर की चीज़ें आप देख ही रहे हैं कि वहाँ पर जाकर किस तरह से इस डिबेट को और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल मसला बन रहा है या वाकई में इस पर किसी तरह का झगड़ा या जो हमें दिखाई दे रहा है वैसा होना चाहिए? यहाँ पर चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गई हैं। अब यहाँ करणी सेना का भी इन्वॉल्वमेंट है, औरंगजेब भी सामने खड़े हैं, साथ ही साथ बहुत सारा अच्छा हुआ मूवी भी सामने आ गया, कुलदाबाद भी सामने आ गए। अब प्रश्न आ रहे हैं कि इन सबों के जड़ में है क्या? ये जो चीज़ें उभर कर सामने आ रही हैं, इसके बीच में जड़ क्या है? प्रश्न इस बात का आता है कि जब हम लोग डिबेट के उस मुद्दे पर पहुँचते हैं तो आप देखेंगे कि जो ब्रिटिश एम्पायर है उसकी चर्चा आपके यहाँ बंद है। जो कॉलोनाइजेशन हुआ, जो वहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन हुए, उसकी चर्चा कम है। क्यों आपको सल्तनत पीरियड और मुगलिया सल्तनत क्यों ये टारगेट में आता है? क्योंकि आज की राजनीति को कहीं ना कहीं ये सूट करता है। जो फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस हैं, जो इस तरह की जो राजनीति में चीज़ें लाई जा रही हैं, वो चीज़ों को और उभार कर एक समाज को डिवाइड करके इसका कोई पॉलिटिकल माइलेज लिया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक आप औरंगजेब का प्रश्न अगर आप करते हैं और खुलदाबाद की बात करते हैं, करणी सेना का ये कोई नया उदाहरण नहीं है।
जब आप पद्मावत का केस ले लीजिए, जब पद्मावत फिल्म बनकर आई थी और उस समय कितना बड़ा हंगामा हुआ, उसके नाम को बदलना पड़ा जबकि वो फिक्शन था, दैट वाज नॉट द ट्रूथ। इवन द छावा मूवी दैट इज मेड, दैट इज नॉट द ट्रूथ, क्योंकि उसको शिवाजी सामंत जो हैं उन्होंने एक नॉवेल लिखा और उस नॉवेल के आधार पर ये मूवी बनाई गई। तो प्रश्न इस बात का उठता है कि वो फिक्शन है या इतिहास है, पहले तो यही डिबेट आपको करना चाहिए। लेकिन सर जब आप फिल्म बनाते हैं, एक नैरेटिव जब चलता है समाज में, तो जो आप कह रहे हैं कि लोग प्राइमरी सोर्सेज पे नहीं जाते हैं, जो इस तरह की सेकेंडरी सोर्सेज पे जाते हैं, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के दौर में अगर फिल्में इतिहास कहकर बनाई जाएंगी तो एक भ्रम तो फैलेगा, और भ्रम फैलाया जा रहा है। और कई बार क्या होता है कि आइडेंटिटी का जब संघर्ष होता है, अगर आप एक मुस्लिम आइडेंटिटी देखेंगे, एक हिंदू आइडेंटिटी, जब दोनों को आप उभार देंगे तो अब क्या होगा, मुगलिया सल्तनत वर्सेस राजपूत वर्सेस हिंदू वर्सेस सनातन वर्सेस ये जो एक नया भारतीय राष्ट्रवाद का जो उभार है, उसका एक संघर्ष बनता हुआ दिखता है। तो इसमें इतिहासकार कहाँ है? इतिहासकार कैसे करेगा इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को? वो क्या करेगा? नहीं, इसका तो सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि जो इतिहासकार हैं, जो सही इतिहास लिखा गया उसको आप कैसे मार्केट में लाते हैं, या वो चीज़ें कैसे लोगों तक पहुंचती हैं, पहला ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये आता है कि इतिहास बोध, जिसकी चर्चा मैंने पहले ही की आपसे, कि अगर आपको हिस्टोरिकल सेंस है तो ऑटोमेटिकली जो चीज़ें फैलाई जाती हैं, जो पॉपुलर नैरेटिव बनाया जा रहा है, उसका आंसर आप खुद ब खुद लोग ढूंढ सकते हैं। लेकिन अब आपको मैं एक चीज़ बतलाऊं, जब आप चले जाते हैं खुलदाबाद, अगर आप खुलदाबाद की बात करते हैं तो इट्स ए हाईली सेक्रेड प्लेस। वहाँ पर औरंगजेब, जिसको आज हम लोग कह रहे हैं कि वो आताताई था, वो टायरेंट था, बहुत जगह आप चले जाइए तो वहाँ पर एक औरंगजेब का अपना इमेज है। कुछ लोग वहाँ उसको जिंदा पीर मानते हैं, और आप उस ढंग से अगर आप देखते हैं तो वहाँ उसका एक अलग इमेज बनकर आता है। तो आज स्थिति ये बनी हुई है, और इसमें कहीं मैं आपको औरंगजेब का ही कोट करता हूँ। औरंगजेब कहा करते थे कि इट इज़ द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, द वेलफेयरनेस टू बी ब्रॉट बाय द स्टेट। इसका मतलब है कि जब औरंगजेब अपने काल में ये कह रहा है कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वेलफेयरनेस जो है वो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट का बनता है, तो फिर आज ये किसकी जिम्मेदारी है कि इतिहास की सच्चाइयों को दिखाया जाए। आप फिक्शन के रूप में प्रेजेंट करते हैं, कम से कम उन इस तरह की मूवीज़ को आप ये लिख दें कि ये पूरी तरह फिक्शन पर आधारित है, इसके कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो इतिहास से लिए गए हैं, लेकिन ये इतिहास के सच्चाई नहीं। क्यों? क्योंकि औरंगजेब एक मुग़ल सल्तनत को रिप्रेजेंट करता है, मुग़ल सल्तनत एक ख़ास मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, और अगर आप उसको एज ए क्रिमिनल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यानी आप उस पूरे कम्युनिटी को भी दिखला रहे हैं कि कम्युनिटी भी उसी तरह क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा है। एक चीज़ और जो वक्ता का सवाल है, हम जाएंगे वक्ता के पास, औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है औरंगजेब को लेकर कि मंदिरों को बड़े पैमाने पर तोड़ा गया था, मंदिरों को बड़े पैमाने पर तोड़ा गया था। औरंगजेब हो या बाबर हो, ये लुटेरे थे, इन्होंने यहाँ पर आकर हिंदुओं की हत्या की थी। तमाम ऐसी बातें चल रही हैं, डिबेट इस पर हो रही है। साथ ही साथ अब इसको भी लेकर मांग उठा रहे हैं कि जो ट्रंक रोड हो गई, अकबर रोड हो गई, हुमायूं रोड हो गई, इन सब के भी नाम बदल देने चाहिए। क्या लग रहा है आपको? कहीं ना कहीं इतिहास को समझने की जगह पॉलिटिकल चीज़ें और एक समुदाय को स्थापित करने की कोशिशें क्या की जा रही हैं? क्या इस पर पूरी तरह से राजनीति हावी है? नहीं, इसमें दो प्रश्न हैं जो आपने पूछा है। पहला है खुलदाबाग में क्या कब्र को हटा दिया जाए। प्रश्न इस बात का आता है आप कितनी चीज़ों को हटाएंगे। बाबरी मस्जिद तो हट गया, उसके बाद अब ज्ञान वापी आ गया, फिर आपका विश्वनाथ की चीज़ें आ गई, फिर मथुरा आ गया, कितनी चीज़ें हटाएंगी। आपने अकबर रोड का नाम बदल दिया, आपने वो जो स्टेशन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपने बदल कर रखा वहाँ, तो आप कितनी चीज़ों को। मेरा एक छोटा सा एडवाइस है, उसके बाद मैं आपको जवाब दूंगा कि यू कैनॉट चेंज हिस्ट्री, बट यू कैनॉट चेंज योर पास्ट, बट यू कैन मेक योर फ्यूचर बेटर। अगर आपको लगता है कि कुछ कमियां रह गई हैं हमारे इतिहास में,
जो उस काल का एक फेज है, तो उसको आप बेशक उस पर कोई उपद्रव ना करके आप अपने फ्यूचर को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन जो प्रश्न आप कह रहे हैं कि मंदिर टूटे, मंदिर बनाए गए, अब ये एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, आखिर ये इमेज औरंगजेब का कैसे क्रिएट हुआ? तो इसके लिए आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा, और वो जाना पड़ेगा जब अंग्रेज यहाँ आए, और अंग्रेज़ों के साथ जो मुस्लिम कम्युनिटी के तकरार थे वो वर्ल्ड वाइड था, क्योंकि दो ही रिलीजन थे जो एक दूसरे को काउंटर कर रहे थे, दो ही कम्युनिटी थे जो एक दूसरे को काउंटर कर रहे थे, एंड दैट वाज अ वर्ल्ड वाइड फेनोमेनन। चाहे आप सेंट्रल एशिया देख लें, चाहे एशिया जोन देख लें, चाहे अफ्रीका चले जाएं, चाहे आप टर्की में यूरोप में चले जाएं, चाहे रसिया चले जाएं, द क्रिश्चियनिटी वाज चैलेंज। आई मीन आई विल टेल यू, वो जो कम्युनिटी थी वो उनको कर रहे थे। वो जब भारत आए तो वही चैलेंज उनको यहाँ मिला, तो नेचुरली उनके पीछे जो एक एंटागोनिज्म था उसको लेके जो इतिहास गढ़ा गया अंग्रेजों के द्वारा, उसमें दिखाया गया कि ये कम्युनिटी जो है कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज। जिसमें आप अलेक्जेंडर डाउ पढ़ लीजिए, आप इलियट एंड डॉसन पढ़ लीजिए, और वहाँ देखिए वो क्या कहते हैं कि मोहम्मद साहब के जितने भी आइडियोलॉजी हैं वो आइडियोलॉजी तो सिर्फ क्राइम और ऑटोक्रेसी के लिए ही बने हुए हैं। ये इस तरह के राइटिंग है वहाँ। उसके बाद जब नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस इंडिया में आए तो उन्होंने, जिसमें जदुनाथ सरकार ये लोग थे, उन्होंने फिर से इसको प्रमोट किया गया। अब मंदिर टूटने की बात आती है। जब आप मंदिर टूटने की बात करते हैं तो ये तय है कि मंदिर टूटे, उसके लिए आप बड़े हिस्टोरियन के पास चले जाइए, आप एटॉन की किताब पढ़ लीजिए, ही इज अथॉरिटी ऑन, आप पढ़ लीजिए, ऑड्रे ट्रिस्की की किताब पढ़ लीजिए, और वहाँ आप जाते हैं तो आपको, जैसे आज मंदिरों की संख्या 6,50,000 है, मस्जिदों की संख्या 55 लाख है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब आप मंदिरों में जाते हैं तो बेशक औरंगजेब ने मंदिर तोड़े, सबसे इम्पोर्टेंट विश्वनाथ टेम्पल जो है आपका वो टूटा बनारस का, उसके बाद मथुरा के जो टेम्पल थे वो टूटे, उसके अलावा आपको जोधपुर के टेम्पल ये टूटे। ओवरऑल जो टोटल असेसमेंट इटॉन देते हैं वो पूरा 1197 से आपको 1727 तक का फेज, उसमें टोटल 80 टेम्पल्स टूटे, जबकि इनका कहना है कि सैकड़ों मंदिर टूट गए, सैकड़ों हिंदू मारे गए, कन्वर्ट हो गए। प्रश्न है, सैकड़ों कह देने से नहीं होता है, उनके रिकॉर्ड में जो उन्होंने असेस किया सारे डॉक्यूमेंट्स में, उसमें टोटल 80 टेम्पल टूटे। वो टेम्पल केवल मुसलमानों ने नहीं तोड़ा, उसमें हिंदुओं के द्वारा तोड़े गए। जैसे आप काल्हन पढ़ लीजिए, काल्हन में वहाँ पर जो एक व्यक्ति बैठे हुए हैं हर्ष राजा, जो कहते हैं कि देव उत्पात नायक, एक आदमी ही क्रिएट किया गया, और वो आदमी जो था वो सारे इमेजेस स्टैचूज़ को तोड़ता था, ये उसका काम ही था। इस तरह से कई टेम्पल वहाँ टूटे। अब आप जब देखते हैं तो औरंगजेब के ज़माने में कंप्लीट 12 टेम्पल टूटे, जो इटॉन लिख रहे हैं, जो उनके रिकॉर्ड के अनुसार है। अब प्रश्न उठता है कि जो इतने टेम्पल टूटे ये मान लिया गया, उन्होंने जो टेम्पल्स को ग्रांट दिए उसका क्या होगा? जैसे चित्रकूट में उन्होंने दिया, उन्होंने आपको ये दिया, आपको कालेश्वर टेम्पल, महाकालेश्वर उज्जैन के टेम्पल को दिया, उन्होंने सिख गुरुओं के रामदेव को उन्होंने दिया, उसके अलावा उन्होंने हरदोई में दिया टेम्पल को। इस तरह से कम वो 20 ऐसे टेम्पल हैं जहाँ पर उन्होंने ग्रांट दिए। अच्छा, एक चीज़ हम जब हिस्ट्री में जाते हैं पीछे, तो एक तो है कि आक्रांता हैं जो अफ़गानिस्तान से तैमूर के वंशज हैं, बाबर और ये सब, तैमूर लंग ने ये लूटपाट मचाई हिंदुस्तान में। एक गाजी गजनवी और इस तरह के लोग हैं, गाजी, ये लोग आते हैं। तो कहा जाता है कि ये जो इतिहास है, जैसा कि आपने बताया कि प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स, हम प्राइमरी सोर्स को छोड़ देते हैं, तो क्या सर प्राइमरी सोर्स मतलब हुमायूं नामा हो गया या बाबर नामा हो गया, अकबर नामा हो गया, जब हम इनको पढ़ते हैं तो उस वक्त लिखा गया, तो कहते हैं उस वक्त जो लिखा गया वामपंथी इतिहासकारों ने कहीं ना कहीं सल्तनत, मुगलिया सल्तनत का महिमा मंडन करने की कोशिश की, और अब आज ज़रूरत है कि इतिहास को अगर सही जगह पहुंचाना है तो उसका दोबारा से लेखन होना चाहिए, दोबारा से उसे रीराइट होना चाहिए। लगता है आपको? नहीं, ये एक प्रश्न यहाँ ये साफ साफ नज़र आता है कि इतिहास का महिमा मंडन इस तरह की कोई बात नहीं है। अगर मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने उस काल में लिखा
तो उनके भी उनके अंदर में डिबेट होते रहे हैं। हाँ। चाहे वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो हिस्टोरियंस रहे, लिबरल हिस्टोरियंस रहे, उनके अपने डिबेट होते रहे, या ऐसा नहीं था कि उन्होंने लिख दिया और वो मान्य हो गया। हाँ। लेकिन प्रश्न इस बात का उठता है कि अगर मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने लिखा, तो अगर मैं डायरेक्ट ये पूछूं कि कितने वो आरएसएस के लोग और हिंदू महासभा के लोग, उन्होंने कितनी किताबें इतिहास की लिखी, ये अगर मैं स्ट्रेट प्रश्न करूं, तो आप तभी तो काउंटर करेंगे। खाली आप कह दें कि उन्होंने महीना मंडप किया, तो ऐसा तो था नहीं। लेकिन आप जब टायरेंट की बात करते हैं, आताताई होने की बात करते हैं, तो ये तो वो मोनार्किकल फेज था। वहाँ कौन ऐसा नहीं था जो युद्ध नहीं चाह रहा था। युद्ध के द्वारा ही उस समय में वो एक्चुअली मिलिट्री और एरिस्टोक्रेटिक एक रिजीम होता था, उसमें मिलिट्री पर ही शासन व्यवस्थित होता था। मोनार्क को कहीं ना कहीं युद्ध करना पड़ता। आप चाणक्य में चले जाइए, चाणक्य कहते थे कि भाई तुम कैप्चर करो एरियाज को और वहां से बूटी लाओ, बिकॉज द मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स द मेन स्टे ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपके पास रेवेन्यू नहीं होगा तो आप कैसे चलाएंगे। तो जो राजा एक्सपेंशन करता था और उस एक्सपेंशन में नेचुरली विरोध होता था और उस पर लड़ाइयाँ होती थी, युद्ध होती थी। तो युद्ध जो था वो उस समय का इज अ फंडामेंटल क्राइटेरिया ऑफ एक्सपेंशन, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। उस पर अगर आप कहते हैं कि वो आताताई है, तो पूरा दुनिया ही आताताई था, क्योंकि चारों तरफ लड़ाइयाँ ही होती थी, युद्ध होते थे और शासन चलता था। लेकिन जो बाबरनामा है, कहते हैं कि जो बाबरनामा जिसने भी पढ़ा है, एक बाबरनामा को पढ़ने के बाद ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि बाबर का जो कैरेक्टर था वो किस तरह का था, बाबर कितना नृशंस था, ये समझने के लिए बाबरनामा काफ़ी है। और लोग जो पढ़ते हैं वो इस बात को उठाते हैं कि अगर हम बाबरनामा ना माने, अकबरनामा ना माने, हुमायूंनामा ना माने, तो फिर हम कौन से सोर्स पर जाएं इतिहास को समझने। नहीं, ये एक बड़ा प्रश्न है कि आप क्रूएलिटी को कैसे तय करेंगे। क्रूएलिटी अपने आप में है कि अगर युद्ध होता है तो युद्ध में लोग प्यार तो करते नहीं हैं। प्रशासन में अगर कोई किसी का विद्रोह करता है तो वो उसको कभी गले नहीं लगाएगा, क्योंकि उस समय का जो प्रशासनिक तौर तरीका था वो था कि आप कितने अपने आप को शक्तिशाली दिखाते हैं। अब मैं आपको कहता हूँ, उस समय युद्ध छोड़ दीजिए, ये तो मुस्लिमों की बात है, क्योंकि वो आताताई थे, लोगों को मारते हैं। अशोक का कलिंग वॉर क्या था? अशोक का कलिंग वॉर माना जाता है कि जिसमें नृशंस और हत्याएं हुई, खून की नदियां बहीं, वो क्या था? या उसके अलावा आप जितने भी युद्ध देख लीजिए, अगर आप शिवाजी को ही मानते हैं तो शिवाजी जो प्लंडरिंग कर रहे थे और बाद में जब उनका कोरोनेशन हुआ तो ब्राह्मण कम्युनिटी उनको कोरोनेट करने, उनको अनॉइंट करने से भाग रहा था। या उनके युद्ध में जो प्लंडरिंग हो रही थी तो क्या उससे मृत्यु नहीं होते थे, लोग मारे नहीं जा रहे थे? या अगर बाप बेटे की लड़ाई आप कहते हैं तो जो संभाजी जब निकलते हैं तो संभाजी को शिवाजी ने अरेस्ट कर लिया, बिकॉज ही वॉज नॉट अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, और उसको अपने कैद में रखा। जब वो वहाँ से भागते हैं तो भागने के बाद वो वहाँ पर मुगल जो जनरल थे उससे हाथ मिला लेते हैं और अपने फादर के खिलाफ ही युद्ध कर देते हैं। तो ये बेसिकली ये पूरा वो काल था जिस काल में सत्ता की एक लड़ाई होती थी, एक भूख होती थी, लोगों के अपने एम्बिशंस होते थे, उसमें कोई कास्ट नहीं देखा जाता था, रिलीजन की कहीं बात नहीं होती थी। बात ये होती थी कि आप कैसे किसी दूसरे का एरिया कैप्चर कर ले, आप उसको अपने शासन में ले आए। उसके लिए उन्हें जो करना पड़ता था वो क्या करते। मैं एक छोटा एग्जाम्पल दूँ, आप अकबर को नहीं कहते, अकबर का एक डिफरेंट इमेज है कि अकबर ने ऐसा नहीं किया, एक डिवाइन मोनेथिज्म चलाया, असूल कुल चलाया, तौहीद इलाही की बात की, उन्होंने खाना जहाँ पर डिबेट्स करवाए। और लेकिन जब अकबर को उसके कमांड के बाद भी जब आपको महामंगा का बेटा जो है अधम खान, वो उसके जनरल को मार देता है तो अकबर ऑर्डर देता है कि इसे रैम्पट से फेंक दो और इतनी बार फेंको कि ये मर जाए। क्यों ऐसा किया? वो तो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो एक बड़ा सेंटली विचारधारा का था, उसने किया। या फिर जब वो चित्तौड़ पर आक्रमण करता है उदय सिंह का, तो कहा जाता है 30,000 लोग मारे गए। तो जितना रिटॉर्सन उतनी किलिंग, जितनी ब्रेवरी, आप उसको ब्रेवरी कह रहे हैं जब वो रिटॉर्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें आज इतिहास में अगर आप डालेंगे तो इसका आपको जवाब नहीं मिलेगा जब तक आप उस काल की परिस्थिति, आज हम उस परिस्थिति को आज के मॉडर्न डेमोक्रेसी, इगालिटेरियनिज्म और आज के ह्यूमन राइट्स से जज करने लगे हैं। जब आप इन 3-4 चीज़ों को मध्यकालीन में ले जाएंगे
या प्राचीन भारत में ले जाएंगे, तो इसका जवाब आपको नहीं मिलेगा। एक चीज़ लगातार हम बात कर रहे हैं, ये आपको चार दीवारी नज़र आ रही है, हुमायूं टॉम्ब की चार दीवारी है। आप एक जब इतिहास को समझते हैं तो उस जगह पर जाते हैं। यहाँ प्रशासनिक कारणों से आज हमें एंट्री नहीं मिल पाई अंदर। हमारी इच्छा थी कि हम अंदर से जाकर बात करें, चीज़ों को देखें करीब से, और जब आपके इतिहास के एक बड़े जानकार आपके साथ हों तो और उसको समझने में थोड़ा आसानी होती है। लेकिन कई सारे विवाद, कंट्रोवर्सीज लगातार बनती हैं। अब ये है कि हम काल के सापेक्ष जाकर चीज़ों को देखें, तो जो आप कह रहे हैं कि आप मध्यकालीन जो माहौल है वहाँ अगर जाकर देखेंगे तो चीज़ें बदल जाएंगी। लेकिन क्या सत्ता के साथ जब रिजीम बदलेगी हर बार नए सिरे से इतिहास लिखा जाएगा? दुनिया में नए नए आपकी टेक्स्ट बुक्स इंडियन हिस्ट्री में जो ये कभी कहते हैं आप अकबर द ग्रेट, फिर आया कि नहीं अब अकबर कोई ग्रेट नहीं, मुगलिया सल्तनत नो ग्रेटिज्म। तो ये जो एक नैरेटिव्स हैं उसमें कब तक बदलाव किया जाए और इसको ख़त्म, मतलब कैसे एक लॉजिकल माइंड से कैसे आप देखेंगे? नहीं, इसका एक तरीका है। ये परिस्थितियां थी नहीं जो परिस्थितियां आज इमर्ज कर रही हैं। अगर आप देखिए तो दो चीज़ें हो गई, या तो आप किसी को डीफाई कीजिए या डिमोनाइज करने लगे। अगर किसी को दैत्य बना दीजिए और किसी को भगवान बना दीजिए, ये इतिहास नहीं है। इतिहास के असेसमेंट के जो तरीके हैं वो उस काल में जब आप परिस्थितियों को एसेस करते हैं तो उससे आपको फ़र्क नज़र आता है। जब एम्पायर बड़ा होता है, ये नेचुरल था कि जो औरंगज़ेब का ज़माना था, एंड दैट वाज द लार्जेस्ट एम्पायर इन इंडिया। उतना बड़ा एम्पायर भारत में कभी नहीं बना। नेचुरली व्हेन यू क्रिएट लार्जेस्ट एम्पायर, नेचुरली यू हैव टू फाइट सो मेनी बैटल्स, यू हैव टू फेस मेनी मोर चैलेंजेस। जैसे आप पूरे नॉर्थ को देखें, 1680 के बाद औरंगजेब जो है वो साउथ चला आता है, एंड ही ऑल टुगेदर लेफ्ट टू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो नेचुरली उसके वॉर एक्टिविटीज़, उसकी एक्टिविटीज़ पूरी तरह से बढ़ते चले गए। तो प्रश्न अब आता है, ये एक चैलेंज का विषय है, एक चुनौतीपूर्ण है कि जो पर्सपेक्टिव आज क्रिएट किया जा रहा है वो एक तरह से पूरी तरह से फैंटेसी पर आधारित है, उसमें रियलिटीज़ कम हैं। और जब आप रियलिटी के पास पहुंचेंगे तब आपको पता चलेगा कि इतिहास जो है वो किस तरह से समझा जाना चाहिए। ये इतिहास किस तरह से समझा जाना चाहिए। और कई बार क्या होता है कि जो हमने देख लिया, हमने सोच लिया, उसी को हम फाइनल मान लेते हैं। और जो बात सर ने शुरू में कही कि आप आधी अधूरी जानकारी के साथ बड़े बड़े दावे जब करने लगते हैं तो बहुत सारी मुसीबतें हो जाती हैं। सर, एक अभी संभल में एक विवाद चल रहा है, सालार गाजी का मेला वहाँ पर लगता था। अब लोगों ने का कहना ये है कि जैसे ये औरंगज़ेब है या गाजी है, सालार गाजी है, इस तरह के लोगों को भी जानबूझ के पीर या सूफी संत बताकर एक बाज़ार क्रिएट की गई और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई। ये आप देखिए, ये रास्ता जो है हुमायूं टॉम्ब की ओर जा रहा है। यहाँ से एंट्री तो नहीं मिल पाएगी, लेकिन बातचीत हमारी जारी रहेगी। नहीं, जो प्रश्न आप कह रहे हैं ये इसलिए भी आता है, जैसे औरंगजेब को मैंने कहा और कई लोग इतिहासकार में भी लोग कहा करते थे कि जैसे वो जिंदा पीर है। जिंदा पीर इसलिए भी कहा जाता है कई बार कि जैसे वो कुछ चीज़ें खुद अर्न करते थे। वो कहते थे कि मैं अपनी टोपी जो है वो सिलूँगा और उससे जो पैसे होते वो होंगे। जब उनकी मृत्यु हुई तो जब उनको दफन किया खुल्दाबाद में, तो औरंगजेब के साथ ये परिस्थिति हो गई कि औरंगजेब ने कहा कि मुझे ऐसे दफन किया जाए कि मुझे ताबूत की भी ज़रूरत नहीं है, अब मुझे एक साधारण व्यक्ति की तरह हमें यहाँ पर दफन कर दिया जाए। वो जब बेरियल भी वहाँ पर किया गया तो वो सिचुएशन एक अलग सा सिचुएशन, लोग उसको मानते हैं कि वो एक महात्मा, जबकि वो उसके और पक्ष देखे तो आप ही वॉज ए कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटर, ही वॉज ए कंप्लीट रूलर। लेकिन गाजियों का जहाँ तक प्रश्न है, तब आपको इसकी जानकारी के लिए आपको अरब वर्ल्ड में जाना पड़ेगा कि अरब वर्ल्ड में उस वक्त क्या हो रहा था। उस अरब वर्ल्ड में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर भी जब इस्लाम 7th सेंचुरी में इमर्ज करके आता है और इस्लाम के आने के बाद वहाँ पर जो टर्किक फोर्सेस हैं, जो ट्राइबलिज्म है, दैट वाज द डोमिनेंट थिंग। उस ट्राइबलिज्म के साथ इस्लाम का जो इंटरेक्शन हो रहा है,
उस तरह से इस्लाम का कोडिफिकेशन हो रहा है, लोग खुद ब खुद इस्लाम से जुड़ रहे हैं। तो उस परिस्थिति में एक अलग सा टग ऑफ वॉर चल रहा था वेस्टर्न एशिया में। और वेस्ट एशिया में आप वहाँ से अगर उठाते हैं, रोमन एम्पायर, जब बिजेंटाइन एम्पायर बनता है, सासनिड एम्पायर बनता है, अबसिड एम्पायर बनता है, तो उस समय में किस प्रकार से गजनी वहाँ इमर्ज करता है, उसके बाद गोई वहाँ इमर्ज करते हैं। तो नेचुरली उनको धन की ज़रूरत थी और उसके लिए गजनी को लगा कि इंडिया इज़ ए सूटेबल प्लेस टू मेक द रेवेन्यू और टू मेक द मनी आउट ऑफ इट। तब वो इस तरफ आता है। तो नेचुरली ही वाज ए प्लंडरर, ही वाज ए मरॉडर, ही वांटेड टू किल पीपल, ही वांटेड टू डिफीट पीपल टू गेट द मनी आउट ऑफ इट। ये सिंपल लॉजिक था। एक चीज़ सर, आपके पास हम लौटेंगे। इतिहास में कई बार क्या होता है कि अगर आप जो हम कहते हैं कि एक तुष्टीकरण की सियासत होती है, क्या इतिहास में भी एक कोई तुष्टीकरण वाला कोई फंडामेंटल गड़बड़ी हुई? नहीं, देखिए, परपटेड हिस्ट्री या पर्पसिव हिस्ट्री लिखना कि भाई एक परपट के अनुसार एक पर्पस लेके चलना है, ये इतिहास नहीं होता है। जो इतिहास लिखा जाता है उसका आधार जो आपका सोर्स है। इंटरप्रिटेशंस में फ़र्क आते हैं। आप जब इंटरप्रेट करते हैं तो उस समय की क्या अहमियत है, कौन सा सोर्स आपको डोमिनेंट है, किस परिस्थिति में कौन व्यक्ति काम कर रहा है, वो करता है। तो ये अगर आप कहिएगा अपीजमेंट का प्रश्न उठता है, तो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस का आधार जो था हिस्ट्री को देखने का, उनका था कि ये सारे चेंजेज और सारी चीज़ें मैटर के इर्द गिर्द घूम रही हैं। उसमें मटेरियलिज्म इज़ अ मेजर फोर्स। चाहे वो कोई चेंज हो रहा है, चाहे राजा सर्वाइव कर रहा है, चाहे राजा गिर रहा है, तो उसमें मैटर इज़। जब आप नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस में जाते हैं तो उनको लगता है कि कल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वो कल्चर को लेके चलते हैं। जब कल्चर को आप लेके चलते हैं तो फिर वहाँ विवाद खड़ा होता है। फिर आप ग्लोरीफाई करते हैं ये कहते हुए कि भाई प्राचीन भारत में औरतों की स्थिति क्या थी, वो कहते हैं इट वाज वेरी गुड। जब आप देखते हैं भारत जो है वो सोने की चिड़िया थी, यानी क्लास डिवीज़न नहीं था। जब आप वहाँ और दूसरी परिस्थितियों में जाते, लेकिन आप अगर विभिन्न शास्त्रों को पढ़ें, जैसे मनुस्मृति को पढ़ लें या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, तो वहाँ पर आपको साफ साफ नज़र आएगा कि जेंडर इशू क्या है। जब आप आगे कुछ चीज़ों को पढ़ते हैं तो वर्क, अगर आप कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप महाभारत को देख लीजिए, जो हमारा इतना महान ग्रंथ है। आखिर वहाँ किस चीज़ का विवाद चल रहा था, वहाँ लड़ाइयाँ किस में हो रही थीं, तो आपको साफ साफ नज़र आने लगेगा कि प्राचीन भारत। जब आप महाभारत से रामायण में चले जाइए तो रामायण में तुलसीदास एक आइडियल सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ पर वो बता रहे हैं भरत जैसा भाई है, क्योंकि महाभारत में तो केवल भाइयों के बीच युद्ध चल रहा था। तो ये अपने आप में एक अलग सा सिचुएशन बनता है और ये जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि उस समय का जो फेस था उसको कैसे आज हम अच्छे ढंग से ला सकते हैं। ये जो पूरा इलाका है सर, हम चाहते हैं कि हम लोग बैठ के भी थोड़ा सा एक बार राउंड मारते हुए बैठ जाएं। आप आइए सर। अब जो हम वक्ता आपको बता दें कि अब हम कंक्लूजन की ओर जा रहे हैं और संयोग से हमारे साथ एक साथी मिल गए हैं, अपने टोटो पे हमें ले जा रहे हैं कि ये पूरा इलाका आप थोड़ा सा भ्रमण करते हुए भी देखते चलें। हम एक टोटो पर बैठ गए हैं और हम इस इलाके को घूमते हुए हम समझेंगे और हमारे साथी अंगद दिखाते रहेंगे। सर, ये जो आगे बढ़ने की बात आप कर रहे हैं, ये जो पूरे विवाद हैं, तमाम विवादों के बीच कैसे आगे बढ़ा जाएगा? इसमें स्टेट का भी एक मेजर रोल आता है कि स्टेट इसको कैसे टेकअप करे। जैसे विद्यार्थियों तक ये खबर कैसी जाए, सिलेबस कैसा बनाया जाए, उस सिलेबस में चीज़ों को किस ढंग से इतिहास को हाईलाइट किया जाए और लोगों को एक संयम की बात कि आप पेशेंटली चीज़ों को समझने की, जानने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप अपने भारत की परंपरा को देखें तो वहाँ पर पेशेंस बड़ा इम्पॉर्टेंट और डोमिनेंट रहा। जब बुद्धिज़्म आया तो आप देखेंगे कि उस समय जो शेर भी बनाए जाते थे वो भी एक रेस्ट्रेन मेंटेन करता था, उसमें भी एक संयम होता था। आज अग्रेशन हैज़ गॉन टू दैट लेवल और उसका कारण ये है कि एक ऐसे विचार को फैलाया जा रहा है जिसमें ये कहा जाता है कि हम लोग डोमिनेटेड हैं, वी वर ट्रीटेड लाइक अ स्लेव, जो सच्चाई नहीं थी। स्लेव का ट्रीटमेंट तो हमें ब्रिटिश ज़माने में हुआ,
मुगल काल में तो सारी परंपराएं और कल्चर उसी ढंग से रही जिस ढंग से हम लोग जीते रहे। उसमें कभी भी मुगल काल में या मुस्लिम पीरियड में उन्होंने नहीं कहा कि मेरी सभ्यता भारतीय सभ्यता से कहीं ज़्यादा ऊंची है। ये तो जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने इस बात को फैलाया कि माई सिविलाइजेशन इज सुपीरियर टू, वी आर द सुपीरियर टू यू पीपल। मुगल काल में और सल्तनत काल में ऐसा कुछ नहीं था। दे कंप्लीटली अडेप्टेड, दे अडॉप्टेड। जहाँ तक उसको अगर आप देखते हैं तो ब्रिटिशर्स तो नेवर स्टेड इन इंडिया। वो तो जो यहाँ कमाए वो तो ब्रिटिश में भेज दिए। सल्तनत काल कौन भेजा, मुगल काल कौन भेजा? वो तो सब जो कमाए यहीं गवाए, जो कमाए वो यहीं खिलाए। तो गए कहाँ यहाँ से? सारी चीज़ें यहीं रही, सारी चीज़ें यहीं रही और यहीं रहेंगी। हिंदुस्तान यहीं रहेगा, मुगलिया सल्तनत का इतिहास भी यहीं रहेगा और हमारे राजपूत राजाओं का इतिहास भी यहीं रहेगा। राणा सांगा की कहानी भी रहेगी, बाबर की कहानी भी रहेगी, उसका इंटरप्रिटेशन बदलता रहेगा। लेकिन जब आप उसको समझना है तो आप तथ्यों पे जाइए, ग्राउंड जीरो पे जाइए और वहाँ से हिस्ट्री को पकड़िए जहाँ से समझना है। समझने और समझाने की कोशिश जब करेंगे तब कुछ बात आगे बढ़ेगी। वक्ता बिल्कुल। तो इस तरह से सर एक सवाल मैं जाते जाते जानना चाहूँगी कि जिस तरह से डिबेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इन चीज़ों को लेके, आपको लगता है कि क्या ये जो हिंदुत्व है, सनातन है, जिसकी बात होती रहती है, इसका उभार जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, इस वजह से भी इस डिबेट को ज़्यादा बल मिला है? क्योंकि जो मुग़ल लोग हैं या फिर जो मुस्लिम्स हैं वो आज भी अपनी मुग़ल सल्तनत को लेकर, मुग़ल इतिहास को लेकर ही कनेक्ट कर पा रहे हैं, इसके साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। नहीं, ये जो आप कह रही हैं, पहला तो हिंदुत्व शब्द, ये हिंदुत्व शब्द से आप हिंदुइज्म को ना जोड़ें। हिंदुत्व इज ए पॉलिटिकल टर्म। जो सबसे पहले देखिए कि शब्द आया कहाँ से। ये सबसे पहले सावरकर ने यूज़ किया अपनी किताब में और वो एक पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी था जो वो खुद कहते हैं कि हिंदुत्व का हिंदुइज्म से कोई लेना देना नहीं। ये हम इसीलिए कर रहे हैं कि हमारा हिंदू कम्युनिटी उसमें जुड़ कर रहे। अब प्रश्न उठता है कि जहाँ तक मुसलमानों का प्रश्न है, मुसलमान कभी अपने आप को न तो वो सल्तनत काल से जोड़ के देखता है, न वो मुगलों से, न वो कभी ये सोचता है कि हम आउटसाइडर हैं, क्योंकि जो यहाँ थे वो यहीं के हैं और उन्हें यहीं रहना है। क्योंकि अगर आप पार्टीशन में चले जाइए तो पार्टीशन में तो स्वतंत्रता दी गई थी कि जो हिंदू वहाँ से आना चाहे यहाँ चले जाए, जो मुस्लिम वहाँ चले जाए। अब आप देखिए वो कितने करेजियस मुस्लिम थे डिस्पाइट सो मेनी चैलेंजेस, जबकि यहाँ पर उनको कई तरह से प्रताड़ना भी हो रही का चांसेस था। येट दे डिसाइडेड दैट वी विल स्टे हियर, और वो यहाँ पर स्टे किए और यहाँ पर रहे। तो ये बातचीत हमारी लगातार जारी है और हेमंत कुमार मिश्रा सर से फिर कभी हम मिलेंगे, इतिहास पे बातें होंगी और इसी तरह से कुछ समझने समझाने की कोशिश चलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।